डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम कमेंट कीजिए ताकि आपके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द बना दिए जाएं। आपने जितने भी सब्जेक्ट से ज़्यादा कमेंट किए हैं उसके सॉल्यूशंस सबसे पहले बनाए गए हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो है आपको इकाई बतानी है। तो इसकी इकाई होती है पर सेकेंड, यानी कि 1/सेकेंड। ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद में मैं आपको अभी इसी वीडियो के दौरान जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो आपको कराया था सेट वन, उसके पीडीएफ का सॉल्यूशन जो है वो अगर डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के दौरान बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पासवर्ड जो है बताने वाला हूं। तो उस पासवर्ड को आप नोट कर लोगे और वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में देख पाओगे। वहां पर जो है बायोलॉजी सेट वन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसको आपको डाउनलोड करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए, जो पासवर्ड मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, बायोलॉजी सेट वन का। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इमल्शन का उदाहरण देना है। तो इमल्शन का जो सामान्य उदाहरण है उसमें दूध आता है, अंडे की जर्दी है, मक्खन है और मेयोनेज़ भी शामिल है। यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में राइट वन एग्जाम्पल ऑफ इसका, आपको बीडीनेट का लिगेंड का, ठीक है। तो द्वितंतुर लिगेंड का जो है एग्जाम्पल बताना है। तो इसमें आपको बता देने हैं एग्जाम्पल्स, जो कि कॉमन एग्जाम्पल्स में एक तो आ जाता है इथाइल डाइमाइन, ठीक है। तो ये आपका इथाइल डाइमिन होता है। और दूसरा जो है आपका ऑक्सीलेट होता है आयन, ऑक्सीलेट आयन भी आप बता सकते हो, ऑक्सीलेटो ऑक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नीचे भी मैंने हिंदी में लिख रखा है। तो दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले यहाँ से आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी पीडीएफ जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जब हम आपको बता देंगे। तो हर वीडियो देखिए, जहाँ पर भी वीडियो में पासवर्ड बताया जाएगा उनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द आयुपेक नेम। आयुपेक नाम बताना है, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हैं आयुपेक नेम के लिए। तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। इसका जो नाम होगा वो प्रोपेन टू एमाइन हो जाएगा, एमीन, ठीक है। प्रोपेन टू एमीन, इसको हम ब्रेक करके दोबारा लिख देंगे तो हमारा जो है ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और जिसमें हम काउंटिंग के थ्रू इसका नाम दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा शुगर होता है, शर्करा होता है, तो वो होता है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस जो है आप नाम लिख देंगे हिंदी में भी या फिर इंग्लिश में, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, राइट करना है आपको मोनोमर ऑफ 6,6 नाइलोन। यानी नाइलोन 6,6 का जो है मोनोमर आपको बताना है, यानी एकलक बताना है। तो उसका जो मेन मोनोमर होता है वो होता है आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है। एक तो ये होता है और एक होता है आपका एपिडिक एसिड। तो दोनों ही आपको लिखने होंगे मोनोमर में। अगर आप दोनों में से एक लिखते हो तो एक नंबर कट जाएगा, इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम के लिए लिख रखा है, ठीक है। एकलक बहुलक एकलक जो है मोनोमर कौन सा होता है इसका। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, राइट द टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का टिंचर क्या होता है ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आयोडीन का टिंचर पानी और अल्कोहल में सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन का पतला घोल होता है, ठीक है। इसमें 2 to 7% होता है ये घोल, ठीक है। तो आप चाहें तो परसेंटेज लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आपको केवल बताना है कि किस चीज़ का घोल होता है, ठीक है। अगला जो बी क्वेश्चन पार्ट है इसकी बात करते हैं। बी पार्ट जो है आपका, इसमें आपको सेक्शन बी में पूछा गया है कि एक रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर का, तो ये बताना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसको डबल कर दें और रिड्यूस टू हाफ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि दुगनी कर दे सांद्रता और आधी कर दे सांद्रता तो क्या होगा। तो हम जानते हैं एक अभिक्रिया के लिए जो हमारा उत्पाद बनता है वो किस तरह से देते हैं हम सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम देते हैं वो देते हैं के ए स्क्वायर, कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और जो है हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो इसका अगर हम डबल कर देते हैं तो क्या होगा। यानी कि हम जो है इसको इस तरह से देते हैं, अब हमें क्या है इसको ए की जगह डबल करना है, 2a करना है। तो अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो यानी कि ए की जगह क्या हो जाएगा, 2a करेंगे हम। तो 2a करेंगे तो हम इसको अब ए की जगह 2a रख देते हैं। तो 2a रखोगे इस इक्वेशन में तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट में 2a का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह आपने क्या रखा 2a, तो ये हो जाएगा 4ka स्क्वायर। ये आ गया। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। जब हम उसको सांद्रता की दुगनी करेंगे तब। अब उसके बाद में अगर हम सांद्रता को आधा कर देते हैं, यानी अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू 1/2, तो क्या होगा, ए हमारे पास है ही, तो ए जो है हमारा 1/2 हो जाएगा। हम तो ए को आधा कर रहे हैं। तो जब हम वेग निकालेंगे तो वेग में उसको 1a/2 पुट कर देंगे, a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पहले यहाँ पे केवल a का स्क्वायर था,
ठीक है ना। अभी हमारे पास 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 की ए स्क्वायर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टाइम्स, यानी कि रिड्यूस हो जाती है 1/4। अभिक्रिया की दर 1/4 गुना हो जाएगी, यानी कि 1/4 कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है आपको। तो डिफरेंस जो है मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में 7-8 डिफरेंसेस लिखी हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंसेस को एक बार पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं है, सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश वर्जन, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से आप इस डिफरेंसेस को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हैं, जो आपको ईजी लगते हैं उन डिफरेंसेस को आप याद करें। 3 डिफरेंसेस बताने थे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, काफ़ी बच्चों का एक कमेंट आया कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कुछ चैनल्स पे रॉन्ग बताए जा रहे हैं, यानी कि उनके आंसर्स जो हैं कंप्लीट सही नहीं है, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा सा आप संभल करके सॉल्यूशंस को देखें, फटाफट जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। तो आप शांति से थोड़ा सा संयम रखें, आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे वो सबसे पहले वीडियो मिलेगा। तो कमेंट करते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी कमेंट करें, उनको कमेंट करने के लिए बोलिए। यहाँ पर जो है आयुपेक नेम लिखना है। फिर से आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं, यहाँ पर यौगिकों के आयुपेक नेम लिखने हैं। और इन आयुपेक नेम को मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए वीडियो स्पेशली बनाई गई है, तो इनके आयुपेक नेम मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिख दिया है आमने सामने। यहाँ पर हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड जो है पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो आयन भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में थर्ड जो है आपका पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट जो है थर्ड सेकंड, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इनका इंग्लिश वर्जन भी लिखा है। इसके बाद में है उत्पाद बताना है, यानी प्रोडक्ट बताना है। इन रिएक्शंस के जो भी रिएक्शंस हैं यहाँ पे, इन सभी के प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है लिख दी हैं। सबसे पहले ए पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है सेमी कार्बोजोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ में वाटर भी रिलीज होगी, तो वाटर भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा पहला रिएक्शन है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट केवल इतनी इक्वेशन लिखनी है। क्लियर हुआ। उसके बाद में दूसरा जो है बी पार्ट, इसमें आपको Br2 के साथ में इसको सॉल्व करके और इसका जो है प्रोडक्ट बताना था। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा इसका प्रोडक्ट में। और इसके बाद में थर्ड जो है आपको फिर से रिएक्ट कराना है। इसमें पैथिलिक एसिड जो है ये पैथिलिक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से आप थर्ड पार्ट को नोट करेंगे। नेक्स्ट जो है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन जो है आपको बता दूं कि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी का पीडीएफ पासवर्ड। ध्यान रखना है, जिस बच्चे को बायोलॉजी का सॉल्यूशन चाहिए सेट 1 का पीडीएफ के साथ में, तो वो बायोलॉजी के सेट 1 को डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी वाला जो सेट 1 करवाया था हमने, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पीडीएफ मिलेगी। और उसका पासवर्ड मैं आपको इसी वीडियो के दौरान बता देता हूँ। तो आप लोग उस पासवर्ड को डालोगे तो ही वो आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा या खुलेगा, नहीं तो वो पासवर्ड के बिना नहीं खुल पाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस प्रकार वर्गीकृत किया, क्लासिफिकेशन बतानी है और आपको एग्जाम्पल्स भी बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो ये 3 पार्ट्स में हम वर्गीकृत करते हैं, मोनोसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में। ठीक है, तीनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, यानी डेफिनेशन के साथ में, उदाहरण के साथ में बता देंगे। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स जो हो जाएंगे, इसमें क्या होता है आपका, वह यौगिक जो जल अपघट्य द्वारा पुनः कार्बोहाइड्रेट्स में अपघटित नहीं होते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स ग्लूकोज में मिलेगा ये आपका, और फ्रेटोस में मिलेगा, और राइबोज में मिलेगा। ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है। दूसरा जो होता है ओलिगोसैकेराइड्स, तो ये क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को जो जल अपघटन पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स उत्पन्न करते हैं, इन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, जिसमें आपका सुक्रोज हो जाएगा, मोल्टोज हो जाएगा और लैक्टोज भी होता है। तो ये एग्जांपल हो गए। इसके बाद में पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड्स उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं, वो आपके जो है पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल्स में सेल्यूलोज हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा आपका, उसके अलावा ग्लाइकोजन हो जाएगा। ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बताया है विद एग्जांपल। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स विद डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ में उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया प्राकृतिक रबर है, यानी नेचुरल रबर क्या है, और इसके जो है आपको बताना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, और इसका मोनोमर का नाम क्या है। ठीक है, तो हम देखिए प्राकृतिक रबर जो है वो
प्राकृतिक रबर जो है रबर के पेड़ से ही प्राप्त होते हैं, जो उसके लैक्टेस से बनने वाली रबर जो होती है उसी को हम प्राकृतिक रबर कहते हैं। और इसमें जो है इसका प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है जो हमें बताना था मोनोमर, जो होता है आइसोप्रोपीन। ठीक है, आइसोप्रोपीन होता है। और ये प्राकृतिक रबर की जो आइसोप्रोपीन की संरचना है वो 11,000 से लेकर 11,000 से 20,000 इकाइयाँ आपस में जुड़ करके एक बहुलक का निर्माण करती हैं। मेनली आपको इसका प्राकृतिक रबर का एकलक जो है इसका ये इस तरह से संरचना बताना है, और उसका आइसोमर मैंने बताया आपको, यानी कि आपको एकलक का नाम जो बताना है वो हो जाएगा आइसोप्रोपीन। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसी क्वेश्चन को आसानी से उतार सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे इंग्लिश में आप आइसोप्रोपीन लिख लेना और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नेम ऑफ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रोपीन। ठीक है, अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको एंटीबायोटिक्स पे और एंटासिड्स पे बताने हैं। एंटीबायोटिक्स वही हैं जो आपके शरीर को बचाते हैं हार्मफुल माइक्रोब से। तो यहाँ पे लिखा है मैंने एग्जांपल के तौर पे कि जो आपके प्रतिजैविक होते हैं ये रोगाणुरोधी दवाएं हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों से निपटने के लिए, जैसे कि मोल्ड्स होते हैं, आपके फंगस होते हैं, या मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, उन सभी से प्राप्त किए जाते हैं। और कुछ जो रोगाणु जैसे वायरस होते हैं इन पे ये कारगर नहीं होते हैं कुछ पे। ठीक है, तो ये भी इसकी एक कमी है। बाकी एग्जांपल देना चाहें तो पेंसिलिन और आप दे सकते हैं दूसरा वाला एग्जांपल क्यूनोल का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में एंटासिड्स की बात करें तो एंटासिड्स जो है आपकी अपच गैस वगैरह पेट में हो जाती है उन सभी को ख़त्म करने के लिए आती है। ये वहाँ पे जो अंदर अम्ल बनते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि ये निष्क्रिय कर देते हैं, जिसमें पेट्स में अल्सर वगैरह या कोई भी हानिकारक प्रॉब्लम ना हो उसको ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, हमने दिए हैं। और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया इस वाले को। अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय के दो गुना होता है। यानी कि 90% कोई अभिक्रिया पूरी होती है उससे दुगना टाइम लगेगा 99% होने में। ये हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि T1 जो है वो समय है जब उसको 90% पूर्ण होना है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए मैंने लाइन लिख दी है। तो T1 की जो इक्वेशन होती है वो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ध्यान रखना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो वो क्या होती है कि हमारी होती है 2.303 अपॉन में के लोग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ये स्टैंडर्ड समीकरण होती है, इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूला आपके काम आएगा एग्जाम में। अब हमारे को क्या करना है, इसने एक्स की जगह क्या बोल रहा है कि पहले हम 90 के लिए निकाल रहे हैं, 90% के लिए। तो हम जो है यहाँ पे एक्स की जगह हम 90 जो है मैंने इसको आप क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज में है ना 90, तो परसेंटेज को 0.9 लिख सकते हो, जीरो तो हट जाएगा पीछे से। और एक्स की जगह हम इसको ए से के साथ ले लेंगे क्योंकि ए के टर्म में ही निकालना है हमें। तो हमारा जो है ए माइनस 0.9 ए हो जाएगा। तो ए में से 0.9 ए घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा लॉग के साथ में टर्म में ए अपॉन में 0.1 ए, यानी कि ए अपॉन में 0.1 ए। और जो आपके लॉग की टर्म में इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 10। लॉग 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन की लास्ट वैल्यू आएगी T1 की वो कितनी आ रही है, 2.303 अपॉन के, ओनली इतनी आ रही है। अगर हम 99% कर देते हैं और इसमें लगा समय T2 मान लेते हैं तो T2 के लिए फिर से वही स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में हम यहाँ पे 90 की जगह अब क्या लेंगे, 99% लेंगे, तो 0.99 ए ले लेंगे। अब ए में से 0.99 ए घटाओगे तो आपके पास बचेगा क्या, 0.1 ए। ठीक है, ए अपॉन में 0.01 ए। अब इसका जो वैल्यू होती है वो 2 हो जाती है, तो log 2 जो है इसका 100 आ जाएगा, और 100 का वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक से एक कॉमन हो जाएगा तो आप काट पीट के देख लोगे, यहाँ पे 10 आ रहा था क्योंकि यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, log 10 आ जाएगा इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू जो है log 100 आ जाएगी। log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो हमारे पास इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 4.606 अपॉन में के। यानी पहली जो इक्वेशन आई थी वो 2.303 अपॉन के आई थी, और दूसरी वाली आई है 4.606 अपॉन के, यानी कि उसकी डबल। अब हम इसको क्या कर लेंगे, T2 को T1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 4.606 अपॉन के डिवाइड बाई के अपॉन 2.303। इसको आज हम कैंसिल आउट करेंगे तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास रेशियो जो आया T2 अपॉन में T1 का वो इक्वल्स टू 2। और हम मल्टीप्लाई कर दें इसको तो हमारे पास T2 इक्वल्स टू 2T1 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, यही इक्वेशन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
डिस्कस करना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 17 एलिमेंट जो ग्रुप होता है उसका। इसके क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीनों चीज़ों को बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने यहाँ पे बता दिया आपका कि इसमें जो है हेलोजन फैमिली में एग्जिबिट करते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वो +1 +3 +5 +7 स्टेट को भी शो करते हैं, ठीक है। और ये कब इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कब रिलीज करते हैं, ये जब ये हेलोजन्स के साथ में कंबाइन करते हैं स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ फ्लूरीन एंड ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हमने समझा दिया। इसी तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है हम बताएंगे, तो इसमें मेंबर्स ऑफ 17 हैव एवरी वेरी लिटिल और नो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनमें ना के बराबर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। और वेरी हाई ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी वजह से इनकी एंथैल्पी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, ठीक है। क्यों उनका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। और तीसरा जो हमें बताना था वो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी हमने यहाँ पे आपको डिसाइड किया, मतलब डिस्क्राइब किया है और उसके साथ में एक चार्ट भी दिया है। इस चार्ट को भी आप ड्रॉ कर देना ताकि एग्जामिनर जो आपको कंप्लीट मार्क्स दे दे। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई हुई है, आप इसको पढ़ोगे, जो मैंने आपको अभी अभी हिंदी में बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आप जब एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आयनन एंथैल्पी को भी यहाँ पे समझाया गया है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी यहाँ पे समझाया गया है विद चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को भी आप नोट कर लोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अभी अभी बता के आपको समझाई है। मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है 17 समूह तत्वों के परमाणुओं में स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने में केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। इस प्रकार इन तत्वों की संगत अवधियों में अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक हो जाती है क्योंकि हम परमाणु आकार में वृद्धि के कारण समूह के नीचे की ओर बढ़ते हैं तब, ठीक है। इसके बाद में आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर्स। इसमें XeF2 ClO4 Br F5 और H2SO4 और XeO5 OF2, ये सारे के सारे यानी 5 जो हैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं आपको। तो पहला स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये हो जाएगा आपका। दूसरा स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पर है। तीसरा स्ट्रक्चर जो है आपका ये है। इसके बाद में चौथा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर रखा है और पांचवा स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर रखा है। तो 5 स्ट्रक्चर्स आपको इसके ड्रॉ करने थे और पांचों स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है किस पे, रोजनमेंड रिडक्शन पे आपका, उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीन पे और उसके बाद में एडोल कंडेंसेशन पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सभी के लिखने हैं। तो ABC तीनों पार्ट को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले रोजनमेंड अभिक्रिया जो है उसके बारे में बता देंगे और उसकी एक समीकरण जो है कैसे बनती है वो मैंने यहाँ पे साइड में बता रखी है और यहाँ पर ये डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें तो देखिए इस ऐसा कुछ है नहीं कि इसको आप तोड़ सको, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस जो है वो स्टैंडर्ड है और उनमें आप थोड़ा सा भी एक अक्षर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एज इट इज़ इसको याद रखना है और ऐसे ही याद करके आपको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका, इसमें पूछा गया है बी पार्ट में, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीन ये क्या होता है, निर्जल AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम है ये आपका, की उपस्थिति में जो है बेंजीन में कार्बनिक अभिकर्मक मिलाने से बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है एवं बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक बनते हैं। यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसका महत्व अगर पूछे कभी तो महत्व भी आप लिख सकते हैं, मैंने स्पेशली महत्व डाल दिया है। इसके बाद में सी पार्ट में जो है एडोल संघनन आपको बताना है। तो संघनन जो एडोल संघनन में क्या होता है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में जो एक संक्षेपण प्रतिक्रिया है जिसमें आपको एनोल या एनोलेट आयन एक कार्बोनिल यौगिक के साथ एक बीटा हाइड्रॉक्सी लाइड एल्डिहाइड या जो है बीटा हाइड्रॉक्सी केटोन यानी कि एक एल्डोल प्रतिक्रिया बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। इसके बाद एक युग्मित एनोन देने के लिए निर्जलीकरण करता है। तो यहाँ पर जो है इसका भी आप एक रिएक्शन दिखा करके बताओगे, जो है इस तरह का बनता है ये। इसके बाद में रोजेंडमुंड अभिक्रिया का जो है हमने इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया है। आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन को अपने। उसके बाद में हम फ्रेडल क्राफ्ट
नेशन जो है उसको भी मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बारे में उसका जो डायग्राम बनेगा, यानी कि जो आपको स्ट्रक्चर शो करनी है वो इस तरह का आपको शो करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन जो है आपको थर्ड वाली बतानी है, जो कि एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एडोल संघनन की बात कर रहे हैं, एल्डोल की। तो वो भी आपको यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए दे रखा है, और उसके लिए भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर जो है शो कर देंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो बायोलॉजी का अगर कोई आप सेट डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के साथ में, तो सेट नंबर 1 जो बायोलॉजी का हमने सॉल्व किया है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप उसको डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पीडीएफ में जो पासवर्ड आपको यूज़ करना है उसको नोट कर लीजिए। पासवर्ड जो रहेगा आपका 58396 रहेगा, यानी कि 58396, ये पासवर्ड रहेगा आपका बायोलॉजी सेट 1 का, जो कि बायोलॉजी सेट 1 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। 58396, 58396, 5 अंकों का पासवर्ड है, इसको आप डाल देना तो पीडीएफ जो है खुल जाएगी। इसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आपको कैसे कन्वर्ट करोगे इनको, बेंजीन को एनिलीन में। उसके बाद में आपको यहाँ पूछा गया है, देखिए, क्लोरोएथेन से प्रोपेन 1 एमीन बनाना है आपको। उसके बाद में नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन आपको चाहिए, और बेंजोइक अम्ल से आपको जो है एनिलीन चाहिए। उसके बाद में एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल चाहिए। तो ये 5 रिएक्शंस जो हैं आपको बतानी है कि कैसे कंप्लीट होंगी। तो देखिए, सबसे पहले बेंजीन को कंसनट्रेटेड NHO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम ट्रीट करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन को फिर से लेकर के हाइड्रोजन 10% पीडी ऑन कार्बन के साथ एथेनॉल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो एनिलीन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया जो है बेंजीन से एनिलीन की हो गई, ये पहला। इसके बाद दूसरा पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको बोला है क्लोरोएथेन से प्रोपेन 1 एमीन बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोएथेन लेना पड़ेगा। उसके बाद में इसको पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराने के बाद में इथाइल साइनाइड बनेगा। इस इथाइल साइनाइड को फिर से हम लेंगे और इसके साथ में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलाएंगे, तो इसका रिएक्शन जो होगा, और उसके बाद में हमें मिलेगा प्रोप 1 एमाइन, जिसकी हमें आवश्यकता थी। तो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन कुछ लंबी चलेगी। इस तरह से आपकी सारी रिएक्शंस लंबी ही दी गई हैं, छोटी कोई रिएक्शन है नहीं, पांचों की पांचों लंबी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका नाइट्रोबेंजीन से एलिनिन। ये बहुत छोटा सा रिएक्शन है, जस्ट यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, इसके साथ में हाइड्रोजन रहेगा और फिर HCl के साथ में इसको रिएक्ट कराएंगे प्रेजेंस में, तो एनिलीन जो है बन जाएगा। तो ये सबसे छोटा रिएक्शन है आपका। इसके बाद में फोर्थ नंबर जो है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है। तो आपको क्या है, बेंजोइक एसिड के साथ जो है किसकी प्रेजेंस में, PCl5 या PCl3 या SOCl2, कोई भी इनमें से प्रेजेंस हो, तो इनकी प्रेजेंस में जब आप बेंजोइक एसिड को ट्रीट कराएंगे तो आपके पास में बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। बेंजोइल क्लोराइड को फिर से आपको NH3 यानी अमोनिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में फिर से ट्रीट कराना है, तो बेंजोमाइड बनेगा। और बेंजोमाइड को फिर से आपको ट्रीट कराना पड़ेगा, जिसमें हॉफमैन ब्रॉडमाइन अभिक्रिया जो है वो आएगी। Br2 लेंगे या NOH लेंगे, फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे तो एनिलीन बनेगा, जो कि आपके 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप में जाके आपको एनिलीन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बड़ी अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये सॉल्व नहीं होते हैं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बाद में आपसे ये नहीं हो पाएगा जब समय कम रहेगा। उसके बाद पांचवा जो अंतिम पार्ट पूछा गया इसमें, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये भी रिएक्शन बड़ी है। सबसे पहले एनिलीन को जो है NaNO2 या HCl की प्रेजेंस में जो है हम बनाएंगे, तो हमारे पास बेंजील डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। और डाइएजोनियम क्लोराइड को फिर CuCN यानी कॉपर साइनाइड्स के साथ में कराएंगे, तो ये बेंजो नाइट्राइल बनेगा। और बेंजो नाइट्राइल को फिर आपका H3O से प्रेजेंस में जो कराएंगे, तो हमारे पास बनेगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फिर से बनेगा, तो फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम इसका प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, जो अंतिम प्रोडक्ट है। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 और 5 स्टेप में जाके ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होगी। तो इस तरह से ये आपका था कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ आपने बायोलॉजी का PDF का पासवर्ड नोट कर लिया होगा, और उसके PDF की जिसको आवश्यकता होगी वो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आपकी
सेट 2 के जो सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, बायोलॉजी सेट 1 अवेलेबल है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम कमेंट करिए। मैक्सिमम कमेंट के बाद में आपके सॉल्यूशंस इमीडिएट आपके सामने प्रकट हो जाएँगे, क्योंकि आपके जब कमेंट नहीं आते तो हम समझते हैं कि स्टूडेंट को शायद इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो लोग कमेंट करते हैं तो उनके सॉल्यूशंस हम पहले बना देते हैं, इसलिए आपके कोई सॉल्यूशंस पीछे रह जाते हैं। तो मैक्सिमम कमेंट करिए और मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि वो लोग भी कमेंट कर पाए, तो ऑटोमेटिकली कमेंट का रेशियो बढ़ जाएगा और आपके सॉल्यूशंस फटाफट आपके सामने होंगे इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। तो जितने भी सॉल्यूशंस चाहते हैं, कम से कम ये भी कमेंट करें कि इंग्लिश मीडियम में नहीं चाहिए या चाहिए, तो उसके लिए भी कमेंट करें, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है इंग्लिश और हिंदी बनाने में। अगर हमारे पास ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं इंग्लिश वर्जन्स के लिए, तो हम इंग्लिश वर्जन छोड़ करके केवल हिंदी वर्जन्स में बना देंगे, जिसमें समय लगेगा कम और आपके सॉल्यूशंस बनेंगे जल्द से जल्द। तो मैक्सिमम कमेंट करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक वीडियो को ज़रूर करिए, ताकि हमारा जो है हौसला बना रहे और आपके सॉल्यूशंस फटाफट बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।